वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल। ओके, और यू कैन से आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन नॉन कॉजल सिग्नल। तो एक सिग्नल ले लेता हूं मैं एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन क्या है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस r2 टू द पावर n इंटू u ऑफ माइनस एन। ओके, ये क्या है? एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड दैट इज नॉन कॉजल सिग्नल है। नॉन कॉजल क्यों बोल रहा हूं? देखिए, ये जो x ऑफ n है ये इसके बराबर है, तो x ऑफ n नॉन कॉजल सिग्नल क्यों है? क्योंकि x ऑफ n n वेट u ऑफ n बताइए कब वैल्यू देगा आपको? 1। u ऑफ n कब आपको 1 वैल्यू देता है? जब n की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये चीज हमें मालूम है। u ऑफ माइनस एन आपको कब वैल्यू देता है? जब n की वैल्यू क्या हो जाए? बताइए, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हो, तब आपको u ऑफ माइनस एन वैल्यू देगा। तो ओवरऑल x ऑफ n की बात करूं तो x ऑफ n जो है वो, ये जो आपका x ऑफ n है वो किस टाइम पीरियड में डिफाइंड है? इस टाइम पीरियड में डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, तो इस कंडीशन पे x ऑफ n कुछ ना कुछ आपको सैंपल आउटपुट जरूर देगा। ओके, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो और स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी हो, ये चीज हमें मालूम है। तो यहां से ये कौन सा कंडीशन बन गया? नॉन कॉजल सिग्नल का मतलब x ऑफ n क्या है? नॉन कॉजल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि x ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए भी आउटपुट दे रहा है और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए भी आउटपुट दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन कॉजल सिग्नल हो गया। और इनफाइनाइट ड्यूरेशन तो दिख ही रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक में ये आउटपुट दे रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन नॉन कॉजल सिग्नल अपना हो गया क्या? एक्स ऑफ एन। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है? सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स ऑफ एन का क्या निकाल लेते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? एक्स ऑफ जेड, और ये किसके बराबर हो जाएगा? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू दावर माइनस एन। ओके, अब ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक्स ऑफ एन की जगह ये सारी चीज लिख देनी है, तो लिख देता हूं मैं। क्या हो गया? r1 टू दावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस r2 टू दावर n इंटू यू ऑफ माइनस एन। ओके, इतना क्लियर है? और आगे क्या लिखना है आपको? सिंपली इंटू जेड टू दावर माइनस एन। ओके, इंटू जेड टू दावर माइनस एन था, तो इंटू जेड टू दावर माइनस एन। समेशन ब्रेक कर लेता हूं, अब दो पार्ट में समेशन को लिख लेता हूं। समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 आर माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या हो जाएगा? r2 टू दावर n इंटू जेड टू दावर माइनस एन। क्यों? क्योंकि r2 टू दावर n है वो u ऑफ माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और u ऑफ माइनस एन 1 देता है किस कंडीशन में? जब n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के केस में हो। ओके, n की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 0 है ना, उस केस में क्या हो जाएगा? u ऑफ माइनस एन ही सिर्फ आपको क्या देता है? 1 देता है, इसीलिए सिर्फ ये टर्म बचेगा, ये टर्म इस रीजन के लिए नहीं होगा। वही प्लस करूं मैं समेशन, और n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी की बात करूं तो n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी में ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रहेगा और ये टर्म नहीं रहता है। इतना मालूम है ना? है ना? तो ये क्या हो गया? r1 टू दावर n इंटू जेड टू दावर माइनस एन। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0
नहीं लिखूं मैं, n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी लिखूं। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी लिखूं, लिमिट चेंज करना चाहता हूं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जितने भी n है उसको माइनस n से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा ये r2 टू द पावर माइनस n इंटू जेड टू द पावर n। ओके, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस n प्लस n हो जाएगा। नाउ प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, r1 टू द पावर n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। आई होप आपको इतना क्लियर हो। और हमने अभी फॉर्मूला देखा है, कौन सा फॉर्मूला हम जानते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी c टू द पावर n, ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 1 माइनस सी। कब, जब मॉड c की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच हो तब। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ओके, वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। ये क्या होता है आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला, जो क्या बोलता है कि समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी c टू द पावर n इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी होता है जब मॉड c क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। ओके, तो मैं यही फॉर्मूला इन दोनों में भी लगाना चाहता हूं, इन दोनों में भी। ओके, लगा देता हूं यही फॉर्मूला। सो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस पे पहले ध्यान दीजिए। इस टर्म को और इस टर्म को थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख रहा हूं, मतलब थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं। n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी r2 पावर माइनस 1 इंटू जेड और इसका होल पावर n। ओके, ये चीज बराबर है, प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, r1 इंटू जेड इनवर्स 1 और इसका पावर n लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब ये फॉर्मूला इस फॉर्म के रूप में आ गया, ये दोनों टर्म इस टर्म के सिमिलर हो गए। अब देखिए c के जगह यहाँ क्या है, c के जगह यहाँ क्या है, ये चीज आपको दिख रही है, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, कंडीशन क्या रखनी है आपको कि ये चीज जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, ये चीज आपको कंसिडर करके चलनी है। ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक लाइन यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, क्या कि मैं मान रहा हूं इफ, ये फॉर्मूला मैं तभी लगाऊंगा इफ मैं क्या कंसिडर करके चल रहा हूं कि ये जो है c के जगह यहां पे ये है ना, और c के जगह यहां पे ये है। सो इफ मॉड r2 इनवर्स 1 इंटू जेड इज बिटवीन 0 एंड 1, ओके, एंड मॉड r1 इंटू जेड इनवर्स 1 ये भी 0 और 1 के बीच में है, तब मैं ये फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा। देन आपका x ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r2 इनवर्स 1 इंटू जेड प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r1 इंटू जेड इनवर्स 1। ओके, ये चीज हो गई। तो ये आ गया x ऑफ जेड। ओके, एक्स ऑफ जेड का ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। इतना तक क्लियर है आपको। अब देखिए ये टर्म कब कन्वर्ज होगा, ये टर्म, ओके, इस टर्म की बात करेंगे हम और इस टर्म की बात करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो ये टर्म कब कन्वर्ज होगा ये देख लेते हैं फिर, और ये टर्म कब कन्वर्ज होगा ये देख लेते हैं। कन्वर्ज मतलब फाइनाइट वैल्यू कब देगा, यही होता है। ओके, तो ये टर्म कब कन्वर्ज होगा, सी the term summation n equal to 0 to plus infinity, okay, r2 to the power minus 1 into z to the whole power n converges, okay, if, किस कंडीशन में, इसके लिए हम क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये कंडीशन लेके चल रहे थे ना, तो वही if r2 to the inverse 1 into z is between 0 to 1। ओके, सो इसीलिए mod r2 inverse 1 into z is what, स्मॉलर देन 1 आ गया, स्मॉलर देन 1 आ गया। तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, mod of z डिवाइड बाय mod of r2 लिख सकते हैं। ओके, दिस इज स्मॉलर देन 1। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए,
यहाँ से ये चीज इधर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ आर टू। ओके, इतना क्लियर है आपको? ये आ गया फर्स्ट टर्म कन्वर्ज कब होगा उसका एक्सप्रेशन। क्या ये टर्म कब कन्वर्ज होगा, इस कंडीशन पे कन्वर्ज होगा, मतलब ये कंडीशन जब हो जाएगा तब वो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, दैट इज कन्वर्ज। ओके, अब सेकंड टर्म, क्योंकि एक्स ऑफ जेड इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो एक्स ऑफ जेड कब कन्वर्ज होगा वो कंडीशन निकालने से पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि ये पार्ट कब कन्वर्ज होगा और ये पार्ट कब कन्वर्ज होगा। ओके, तो ये निकल गया। अब इस पार्ट पे वर्क कर लेते हैं कि ये पार्ट कब कन्वर्ज होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सो सेकेंड पार्ट, द टर्म summation n is equal to 0 to plus infinity, okay, r1 into z to the power minus 1 and इसका होल पावर n converges if बताइए, ये जब इस पे हम लोग जब फॉर्मूला लगा रहे थे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला का, तो हमने क्या माना था कि ये जो चीज है दैट इज मॉड r1 इंटू जेड इनवर्स 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 है। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि मॉड r1 इंटू जेड इनवर्स 1 ये क्या है, स्मॉलर देन 1 है। ओके, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड r1 डिवाइड बाय मॉड जेड इज स्मॉलर देन 1। मॉड जेड इधर ले जाइए, क्या बचेगा बताइए, मॉड r1 इज स्मॉलर देन मॉड जेड आएगा। तो यहां से क्या मालूम चला कि जो मॉड जेड है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन मॉड r1। ओके, तो ये सेकेंड टर्म कब कन्वर्ज होगा, जब मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी मॉड r1 की। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो एक्स ऑफ जेड है वो कब कन्वर्ज होगा। ओके, तो चलिए उस चीज को देख लेते हैं। तो अभी हमने दो चीजें देखी, क्या पहला क्या आया था अपना, वेट, पहला, पहला आया था अपना, दोनों चीज लिख लीजिए पहले साइड में तभी बनाएंगे ना, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन r2। ओके, स्मॉलर देन मॉड ऑफ r2। सेकंड क्या आया था, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ r1। चलिए ये दोनों चीज हमने निकाल ली थी। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम एक्स ऑफ जेड की बात करते हैं। सो सी द टर्म फर्स्ट वाला जो बात है इसमें देखिए, द टर्म मॉड ऑफ r2 रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ r2 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस r2। तो आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बना लेना है। ओके, ये आपका क्या है, जेड प्लेन है, वेट, ये क्या है आपका, ये आपका जेड प्लेन है ना, ये आपका जेड प्लेन का सेंटर पकड़िए, ये रहा सेंटर। ओके, ये सेंटर मैंने पकड़ लिया, और क्या करना है आपको, R2 रेडियस का मैंने एक सर्कल बना दिया पहले। ओके, ये मैंने बना दिया सर्कल। ओके, इस सर्कल का रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस है R2। ओके, क्या है, R2। इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। सो नाउ सी, एंड mod r1 represents a circle of radius r1 in the z plane, और mod r1 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रेडियस का, r1 रेडियस का। तो mod r1, ओके, सो आप mod r1 जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ रेडियस r1 इन द जेड प्लेन। तो मैंने क्या किया, r1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैं क्या कंसिडर करके चल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में मैं ये लेके चल रहा हूं कि जो अपना मॉड ऑफ r2 है ना, वो ग्रेटर देन है क्या, मॉड ऑफ r1 के। ओके, इसीलिए दिख रहा है आपको r2 रेडियस का सर्कल बड़ा है, r1 का क्या है, छोटा है। तो ये बन गया दो सर्कल। ओके, ये दो सर्कल बन गए। अब हम बात करें किस चीज की, सी इफ मॉड ऑफ r2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ r1, ओके, देन देयर विल बी ए रीजन बिटवीन टू सर्कल्स। ये जो रीजन दिख रहा है बिटवीन टू सर्कल्स, ये जो रीजन है, okay, then there will be a region between two circles as shown in this figure. You can see this region,
ओके, ये रीजन आपको दिख रहा? ओके ना? आई होप इट इज क्लियर। ये रीजन आपको दिख रहा हो। नाउ एक्स ऑफ जेड विल कन्वर्ज फॉर ऑल द पॉइंट्स इन दिस इन द रीजन बिटवीन टू सर्कल्स, दैट इज ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको जहां मैंने लाइनिंग की है, तो जेड की कोई भी वैल्यू जो इन रीजन में पड़े वो वैल्यू जब आप डालिएगा तब एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा? कन्वर्जिस। then only x of z converges because the first term of x of z converges for mod of z smaller than mod of r2, mod of z smaller than mod of r2, मतलब इसके अंदर ये बाहर वाले सर्कल के अंदर वाला पॉइंट पकड़ लीजिए पहले। बट सेकेंड टर्म x of z कन्वर्जेस फॉर mod of z ग्रेटर देन r1, मतलब इस सर्कल के बाहर, तो इस सर्कल के अंदर, अंदर वाले सर्कल के बाहर यही एरिया बचता है ना, यही एरिया बचता है ना सिर्फ। हाँ, तो इस एरिया के अंदर जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, सो नाउ एक्स ऑफ जेड विल कन्वर्ज फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन बिटवीन टू सर्कल्स। इट इज क्लियर? हेंस द ROC क्या हो जाएगा? हेंस द ROC दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन, इनफाइनाइट, यहां पे हमने क्या लिया था? इनफाइनाइट ड्यूरेशन ही लिया था, इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड ओके, टू साइडेड सिग्नल्स, दैट इज हमने क्या लिया था? एक्स ऑफ एन इक्वल टू r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ एन प्लस r2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n। ओके, इफ mod of r2 इज ग्रेटर देन mod of r1, ये सारे कंडीशन आपको याद रखने हैं। तो उस केस में जो ROC आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ROC is the region of convergence is the region okay between क्या? between two circles of radius, between two circles of radius what? r1 and r2 सिंपल, खत्म। ओके, सो यही चीज थी अपनी ROC इन द केस ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।